आपण पाहता एबीपी माझा थेट आपण जाणार आहोत हाथरसच्या परिसरामध्ये, जिथे आता पीडितेचे आई-वडील ठिकाण आहे, ज्या ठिकाणी आपण ही दृश्य पाहताय, इथेच या हाथरसच्या पीडितेला निर्भयाला जाळण्यात आलं होतं. कोणते अंतिम संस्कार झाले नव्हते ना, आपल्या कुटुंबियांना तिचं पार्थिव पाहता आलं होतं. देखिए, जेल में भी हमारा कानून बड़ा साफ है. वो कहता है कि अगर कैदी की भी मौत होती है तो उसे एक सम्मान हासिल करने का इस देश में संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है. लेकिन ये तस्वीरें हमें फांसी मिलेगी. हमने छोटी सी पाली इसलिए पाली थी कि दावा से हाथ फूक के चले गए. हमारे इतनी गरीब थे, हमें मांग बीन के ब्याह कर देते, पर ऐसा नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को ऐसे फूक के जाएंगे ये लोग. मम्मी के साथ खड़े हो जाते रहे. हरामजादों की माँ बाप भी नहीं सकते किस तरह से जगह पे आके. ये दुख कोई भी इस वक्त महसूस कर सकता है. ये परिवार है पूरा का पूरा, और वो भाई हैं जिन्होंने इस वक्त अस्थियों को इकट्ठा किया. हमें यही सवाल है कि उनको फांसी की जगह कुछ और होना नहीं चाहिए, सिर्फ फांसी मांग रहे हैं हम. अब एबीपी न्यूज योगिता आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है कि आप परिवार को यहाँ लेकर आई हैं. देखिए, इनका आत्मविश्वास बहुत टूटा हुआ है. रूबिका, इस समय कोई भी इनके साथ खड़ा रहेगा, मुझे लगता है आप भी खड़े हैं. देखिए, सब मीडिया के बहन भाई सब खड़े हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है. इनका मनोबल बहुत टूटा हुआ है. हिम्मत नहीं हारनी है आपको. ये हाथों में इस वक्त आपके ताकत है मेरे भाई. ये कह रहे थे जो वहाँ पे यही सेट, यही सारे कपड़ा, एक हफ्ता तक नहाना धोना खाना पीना कुछ नहीं, कि अपनी बहन को यहाँ से ठीक करा के ले जाएंगे. ये एबीपी न्यूज पर इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो किसी की भी रूह कपा देगी. ये वो तस्वीरें हैं जो आप खुद से पूछिए, सरकार से पूछिए, यहाँ के प्रशासन और सिस्टम से पूछिए कि आखिर कैसे कोई अपनी बेटी को ऐसे विदा कर सकता है. कैसे कोई अपनी बेटी को ऐसे रातों रात जला दिया जाता है और उसके बाद अंजलि अस्थियां तक इकट्ठा नहीं करने की मोहलत दी जाती है. वो तो आज एबीपी न्यूज के साथ ये परिवार यहाँ पर पहुंचा, हिम्मत दिखाई, योग्यता के साथ यहाँ पर आकर और अस्थियों को कलेक्ट किया गया है. वरना कब तक ऐसे ही ये चिता पड़ी रहती. रूबिका, सवाल इतने पूछ लिए हमने पिछले कई दिनों से, लेकिन ये जो तस्वीर है ना, ये देखकर कुछ कहने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जो भावनाएं हैं, अब ना तो सवाल पूछने का मन हो रहा है और ना ही गुस्सा आ रहा है. अब वो परिवार जब से सकते हुए भाभी अपनी बात रख रही हैं, तो उस परिवार की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि एक बेटी हमने खो दी, किसी भी ढिलाई की वजह से खोई, किसी के भी गलती की वजह से खोई. हम भी बेटियां हैं, ये 3 बेटियां हम भी हैं, और क्या हम में से भी किसी की चिता इस तरह से जल सकती? निशब्द ना, निशब्द. ये वो अंतिम तस्वीर होती है किसी भी मनुष्य की, किसी भी इंसान की, जो आप पूरे रीति रिवाज के साथ देखना चाहेंगे. कौन परिवार कुमकुम चाहेगा कि अपनी बेटी को ऐसे जलने के लिए छोड़ दिया जाए. उसके बाद रूबिका कई दिन इंतजार. आप सोचिए ना, हम हिंदू रीति रिवाजों में कहते हैं कि चिता को अकेला नहीं छोड़ा जाता. जब तक चिता जल रही होती, किसी न किसी को घर परिवार में खड़ा होना होता है. आपने वो मौलिक अधिकार उस बच्ची से छीन लिया. 4 दिन से 5 दिन से यहाँ अस्थियां पड़ी हुई थी. आज हमारी हिम्मत थी कि हम आए साथ में, और वाकई दिल कपा देने वाली, रुला देने वाली तस्वीरें हैं. एक भाई, एक माँ जब ये देख रही होगी तो वो अस्थियां थोड़ी इकट्ठा कर रही होगी, वो यादें इकट्ठा कर रही होगी जो कभी वापस नहीं आएंगी. वो कभी वापस नहीं आएंगी. और ये रहा पीड़ित का परिवार. ये लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे. आप लोग क्यों अस्थियां इकट्ठा करने के लिए नहीं आ रहे? मैम, आपने देखा ही होगा पुलिस वाले कितने थे यहाँ पे, आने जाने नहीं दे रहे कहीं पे, तो कैसे आ सकते. और अब आज आपको आने दिया गया, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जी. 2 अधिकारी मिलके गए. आपको नहीं लगता है कि रातों रात कुछ तो बदल गया है, कुछ हुआ है? बदलेगा जब डीएम सस्पेंड हो जाएंगे और दोबारा कोई ऐसे बड़े पद पे ना मिले वो, ताकि कहीं दोबारा कुछ ऐसा ना करें वो. डीएम को लेकर आक्रोश योगिता,
पूरे परिवार में साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि वो इकलौते अधिकारी है जिन्होंने बहुत मिसलीड किया, खूब डराया, कहा तुम क्या पढ़े लिखे हो, पोस्टमार्टम पढ़ोगे, कहा तुम अकाउंट में जो पैसा आया उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे बेटी कोरोना से मर जाती तो क्या होता। पोस्टमार्टम ऐसे होता है कि तुम अपनी बहन की शक्ल तक नहीं देख पाओगे, 15-15 दिन तक भूख नहीं लगेगी। ये डीएम कह रहे थे परिवार। क्या बोलूं रूबिका, मुझे तो ये लगता है कि हम जितनी भी बातें कर ले वो सब बेमानी है। हमारे अधिकारी, हम पहले नेताओं की बात करते थे कि नेता इनसेंसिटिव है, यहाँ अधिकारी भी ऐसे हैं, पुलिस भी ऐसी है, लोग भी ऐसे हैं। तो आप बताइए ना, कहाँ कैसे सुरक्षित होगी बेटी और कैसे मिलेगा न्याय। और इतने इनसेंसिटिव रिमार्क्स, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो इनको पता भी नहीं कि इनके हाथ में नहीं है। इनका अधिकार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने हाथ में लेने का, इनको बताया भी नहीं गया और सीधा पुलिस के पास गई। मतलब पूरा अगर गुंडागर्दी का अगर कोई स्वरूप देखा तो मैंने इस केस में देखा है। पूरा दबंगगिरी, वर्दी में गुंडागर्दी आपने प्रतिमा के साथ देखी, वर्दी में गुंडागर्दी आपने परिवार के साथ देखी, वर्दी में गुंडागर्दी आपने पूरे गांव के साथ देखी। अंबर जैदी, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये तस्वीरें किसी भी औरत को कांपने पर मजबूर कर सकती है कि भाई उसकी अस्थियों को तब तक नहीं ले सकता जब तक पुलिस का पहरा होगा, उसे वो लास्ट उसके राइट्स भी नसीब नहीं होंगे। धार्मिक रीति रिवाज से वो पूरे रिचुअल्स भी अपने नहीं कर पाते हैं, और यहाँ तक कि अस्थियां इतने दिन से पड़ी हुई थी, उसको कोई कलेक्ट करने वाला नहीं। दरम्यान अस्थि गोळा करण्यासाठी जेव्हा हे कुटुंबीय निघाले होते तेव्हा त्यांची काय अवस्था होती, काय भावना होत्या, आपण पाहूयात। अवनीश अवस्थी से बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा ये दो उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी थे जिनसे आप बातचीत कर रहे थे। इनसे बातचीत करने के बाद आपका एहसास क्या था? आपको लगा कि चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? आपको लगा कि चीजें ठीक हो जाएंगी? मैम, मैंने सबसे बड़ी जो गलती थी डीएम की, उनके सामने एकदम खोल के रखती, सारी उनकी कमियां बता दी। जैसे उन्होंने शुरुआत से हमारे साथ जो बदसलूकी की है उसके बारे में सब कुछ बता दिया है जी। तो उन्होंने बोला था इस पे कार्रवाई करेंगे, और मैंने साफ बोल दिया कि ऐसे जिला अधिकारी को मतलब दोबारा कोई ऐसा दर्जा ना दें जिससे कि आगे भी कोई ऐसा संगीन जुर्म करे। आपने क्या क्या बताया डीएम के बारे में, जिला अधिकारी के? यही सब बातें कि घर पे जैसे आके धमका रहे थे, बोल रहे थे कि हम पलट जाएंगे तो सारा केस खत्म कर देंगे, और लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता क्या, ऐसी सब बातें कर रहे थे कि पोस्टमार्टम होने के बाद हम बॉडी को देख नहीं सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे काफी दिनों तक, ऐसी काफी बातें उन्होंने बोली थी। मैंने सारी उनको बता दी। मैंने ये भी बता दिया जो भाई जान निकलते हुए देख सकता है वो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी कैसे नहीं देख सकता। ये भी सवाल जो हमारा है वो मैंने उनके सामने रखा। आपको बॉडी नहीं देखने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिए कि आप बॉडी नहीं देखें, आप बॉडी के पास नहीं जाए? बॉडी के पास तो जाने ही नहीं दिया, बहुत सारी कोशिशें की, एम्बुलेंस के आगे खड़े रहे, लेट गए हम सब। योगिता भी हमारे साथ हैं। उन्होंने बाद में कुछ कहा होगा कि क्यों नहीं देखा? ये कलश इनके हाथ में है, ये लाल कपड़ा उनके हाथ में है, अब वहाँ जाकर होगा क्या? देखिए, जब मैं परिवार के साथ बैठी थी, बच्ची के जाने का गम डेफिनेटली, जिस तरह से उसको उत्पीड़न करके वो चली गई, उसके बाद लास्ट राइट्स नहीं करने दिए गए, उनको चिता को अग्नि तक नहीं दे पाए ये लोग। पर एक जो आखिरी उम्मीद जो होती है किसी भी घर वालों की, जिनके घर में ऐसा देहांत हो जाता है, तो कम से कम अस्थि का विसर्जन हिंदू रीति रिवाज जो कि मानते हैं उसके हिसाब से होगा। तो मुझे लगता है इनकी आत्मा को, वो जो चली गई है उसकी आत्मा को, प्लस जो परिवार है उनको संतुष्टि मिलेगी। तो कम से कम उनको ये हक तो मिलना चाहिए ना। तो इनको बंदी बना के रखा हुआ था इतने दिन से, इतना बंदी बना के रखा हुआ, तो कैसे निकलते वो लोग? तो आज थोड़ा बहुत इनको लगा कि इनमें आत्मविश्वास जगा, तो ये, और इसीलिए योगिता जो है उन्होंने ये बाकायदा कहा परिवार वालों से कि देखिए हम जाएंगे, हम आपके साथ चलते हैं, देखिए जरा कौन आपको रोकने की कोशिश करता है। महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ चुका है। चेतन जी, बस कानून में कहाँ लिखा है कि अपना परिवार बच्ची की अस्थियां भी नहीं उठा सकता? ये पहली बार हमने ऐसा देखने को मिला है कि परिवार इतना डरा हुआ है।
क्यों इतने डरे हुए हैं कि भाई देखिए, भाई को जब योगिता जी ने बोला, जब हमने बताया कि कानून के तहत वो उनका पूरा हक है कि वो जाके अस्थियां ले सकते हैं वहां पर, और वो जाके पूरे रीति रिवाज के तहत पूरे काम कर सकते हैं, तो क्यों इनको इस तरह के डर में रखा गया? क्या ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है? रेप पीड़िता की जो एक रेप पीड़ित की जो माँ है वो इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है, जरा उनका रुख करते हैं। मैम, आप सुन रही हैं, हम लोग अभी जो है सीधा जा रहे हैं उस जगह पर जहां पर उस बच्ची को देश की रात के अंधेरे में कह रहे हैं अंतिम संस्कार, लेकिन मैं शब्द का जो इस्तेमाल करना चाहती हूँ वो जला दिया गया। एबीपी न्यूज की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब आप इस तरीके की तस्वीरें देखती हैं तो क्या है जो आपके मन में आता है मैम? बीचों बीच रुख उस जगह का हो रहा है जहां उस बच्ची को रातों रात जला दिया गया था, अंतिम संस्कार उसे नाम दिया गया था। कनस्तर में ऐसी चीज थी जिसे आप घी तो कतई ही नहीं कह सकते हैं, और आज इतने दिनों के बाद जाकर आप अस्थियां, ये कैसा वक्त है जब आप ये कह सकते हैं कि ये हिंदू रीति रिवाज के तहत हो रहा है। ये कैसी हिंदू रीति रिवाज? आभा जी, हे सगळं चित्र आपण पाहतोय, हाथरसच्या त्या पीडितेच्या कुटुंबियांचे अश्रू आपण पाहतोय। आपण कल्पना करू शकतो का की आपला कोणीतरी जवळची व्यक्ती आहे आणि आपल्याला न कळवताच त्या व्यक्तीवरती अंतिम संस्कार होतात, ज्या व्यक्तीवरती मुळात एक अतिशय वाईट अन्याय झालेला आहे आणि तो झाला तर झाला, त्याच्या पलीकडे आपल्याला दर्शनही घेता येत नाही, शेवटचं भेटता येत नाही। आणि आपण कल्पना करू शकता की उत्तर प्रदेश, आपला उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश हा फारच देवभोळा किंवा परंपरांना अगदी घट्टपणे पकडून असणारा असा हा समाज आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी या गोष्टी खूप छोट्या गोष्टी सुद्धा खूप महत्त्वाच्या ठरतात। या सगळ्या प्रकरणाच्या बाबतीत वाचताना असं कळलं की त्याच समाजामध्ये जर का मुलगी लग्नाच्या आधीच कोणत्याही कारणामुळे वारली, तिचं निधन झालं, ती गेली, तर तिला हळद लावूनच तिच्यावरती अंतिम संस्कार होतात। या गोष्टी इथे शहरामध्ये आपल्याला भावतील न भावतील, आपल्याला हृदयाला स्पर्श करतील न करतील, त्यांच्यासाठी ती खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ते झालेलं नाही। कार्रवाई क्यों नहीं? मुझे क्या पता मैम, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कोई रिश्तेदारी होंगे सरकार वालों के जो अभी तक हटाया ही नहीं है। ये बड़ी बात है। अगर ऐसा क्या है इंद्रजीत के डीएम पर अभी तक लापरवाही की वो गाज, वो जो पनिशमेंट मिलना चाहिए था उससे डीएम कोसों दूर है, जबकि परिवार चीख कर कह रहा है। अब तो डीजीपी भी ये मान गए हैं कि ये तो स्थानीय प्रशासन का डिसीजन था ना। जी देखिए, जैसे ही वो डीएम पे कार्यवाही करते हैं, इसका मतलब ये उनकी एक्सेप्टेंस है कि वो मान लेते हैं कि हाँ हमसे चूक हुई। देर इसलिए की जाती है प्रशासन की तरफ से। आमतौर पे जो हम फैसले देखते हैं, सरकार जब गलती कर देती है या प्रशासन गलती कर देता है तो डीएम को आखिरी वक्त तक वो बचाता रहता है। उसको सस्पेंड करने या उस पर एक्शन लेने का मतलब होता है कि उसने उस वक्त अपनी गलती मान ली कि हाँ हमसे प्रशासनिक चूक हुई है, हाँ हमने गलती की है। तो शायद उसके बचने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अच्छा, वैसे मैं बता दूं एबीपी न्यूज के दर्शकों को एक बार फिर से, योगिता को 5 बजे हमारे कार्यक्रम में शामिल होना था। योगिता परिवार के साथ बैठी हुई थी। परिवार में आप देखिए, पीड़िता के भाई इस वक्त आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पूरे परिवार ने एक डर बताया, और डर ये था कि अरे ये कैसा जीवन के हम अपनी बच्ची की अस्थियां, एक तो आखिरी विदाई हमारी जो दहलीज है उससे नहीं हुई, ना हमने उसे हल्दी लगाई, ना जो असल में अंतिम संस्कार होता है वो हम कर पाए, और अब हम अस्थियां भी विसर्जित नहीं कर सकते क्योंकि अस्थियां तो वहां पड़ी है जहां पर बच्ची को जला दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ? रूबिका, ये लोग देख भी नहीं पाए। इन्होंने लास्ट अपनी बच्ची को सफदरजंग हॉस्पिटल में देखा है, उसके बाद से देखा ही नहीं, उसको सिर्फ लिपटे हुए देखा है, वो भी दूर से। उसके बाद इनको ना एम्बुलेंस का बताया गया कि एम्बुलेंस वहां से कब निकली, इनको ये नहीं बताया गया कि वो यहाँ कब पहुंची, उनको ये नहीं बताया गया कि वो शमशान में जहाँ पर जा रहे हैं हम लोग वहां तक कैसे पहुंची। दूर से इनको देखने तक नहीं दिया गया, ये बिल खिलाते रह गए। ये इस्तेमाल करेंगे थे और ऐसे फेंका गया, वो इस्तेमाल किए गए और ऐसे पटक के फेंका उसको फायर के ऊपर। इन्होंने बताया मुझे, ऐसे जैसे जानवर को भी हम रेस्पेक्टफुली करते हैं, अगर हम करते हैं तो उन्होंने जानवर से भी बदतर तरीके से उस बच्ची की बॉडी को। आप गए थे क्या जब अंतिम संस्कार हुआ था? मैं कहाँ से गया मैम, हम सब इसीलिए हम ताले में बंद थे कि शायद हमारे बिना ये लोग ना करें।
कुछ तस्वीरें आई थी जहां पर कंडे जो हैं वहां चिता में डालते हुए कुछ परिवार वाले नजर आए थे। वो आप ही? नहीं, हम में से कोई नहीं था मैम। जो आस पड़ोस के जो भी चाचा लगते हैं, जो भी लगते हैं, उनमें से कोई चला गया होगा। उन्हें भी बताते हैं, वो लोग भी बता रहे थे थोड़ा बहुत कि हमें जबरदस्ती उठा ले गए और ऐसे करवा के वीडियो वगैरह सब कुछ बनवा लिए उन्होंने। आज या कुटुंबियांसमवेत माध्यम आहेत म्हणून त्यांची दखल घेतली जाते आहे आणि म्हणूनच आज हा विषय सगळ्या देशभर पोहोचलेला आहे। अन्यथा उत्तर प्रदेशमध्ये या क्षणी आपण बोलत असताना आणि बातमी तुम्ही पाहत असताना सुद्धा अशा घटना होत आहेत। उत्तर प्रदेश हे त्या राज्यांपैकी एक राज्य आहे की जिथे 14 मिनिटं ते अर्धा तास या गतीनं, म्हणजे वर्षाचे एकूण ॲव्हरेज काढलं, या गतीनं रेप जिथे घडतायत अशा प्रकारच्या राज्यांच्या एकूण लिस्टपैकी उत्तर प्रदेश आहे। त्यामुळे हाथरसची बातमी एवढी आम्ही मोठी का करतोय, एवढी का दाखवतोय, ती यासाठी दाखवते किमान या घटनेमुळे तरी होईना उत्तर प्रदेश सरकारचे डोळे उघडतील म्हणून एबीपी न्यूज हिंदी पासून एबीपी माझा मराठी आम्ही सगळ्या बातमीवरती आहोत। एबीपी माझा आवाज बनलेला एक छोटासा ब्रेक, पाहत राहा एबीपी माझा।